बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे सभी? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करें वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे, ऑलरेडी मैंने हेडिंग लगा रखा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। देखिए, इसको समझने के लिए छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। उसको सुनने और समझने के बाद फिर इस पर हम लोग आएंगे। सपोज कीजिए ये रूम है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ तो अगर ये वैक्यूम कर दिया जाए, एक क्वेश्चन में शायद कल भी पूछा, लास्ट लेक्चर में पूछा था आपसे, अगर मैं इस रूम को वैक्यूम कर दूं, ठीक है, और आपसे मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, तो क्या आप मुझे सुन पाएंगे ना देख पाएंगे? सिर्फ आप मुझे देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वैक्यूम में लाइट ट्रेवल कर सकती है बट साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। ये कहानी मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव में मैंने बताया था, आपको याद है। चलिए आगे बढ़े। अब मान लेते हैं आपको फर्स्ट ईयर में साउंड चैप्टर पढ़े है ना, उस चीज से इसको पूरा रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं? उसमें आप पढ़े थे, सपोज कीजिए उसमें भी आप ये टर्म पढ़े थे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आप फर्स्ट ईयर के साउंड चैप्टर में पढ़े होंगे, जिसमें बात किया गया था, मान लीजिए एक सोर्स S1 है और कोई दूसरी जगह पे सोर्स S2 है। इस सोर्स से वेव ट्रेवल करते करते साउंड वेव हमारे कान तक पहुंच रही है, इस सोर्स से वेव ट्रेवल करते करते हमारे कान तक पहुंचती है। तो जब ये दो वेव हमारे कान के पास जब टकराते हैं, ठीक है, तो दो वेव जिस जगह पे टकराते हैं उस फेनोमेना को क्या बुलाते हैं? उस फेनोमेना को बुलाया जाता है इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? जब दो वेव जब टकराती हैं उस फेनोमेना को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। और उस इंटरफेरेंस के वजह से हम लोग को क्या मिलता है? वेव का सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बता रहा था S1 एक सोर्स होगा, S2 एक सोर्स होगा, ठीक है। इस सोर्स से वेव निकला, हमारे कान तक पहुंचा, इस सोर्स से वेव निकला, हमारे कान तक पहुंचा। जब हमारे कान के पास पहुंचा तो दोनों वेव टकराने के बाद क्या दिया हम लोग को? हम लोग को एक SHM मिलता है। जैसे आपको पता होना चाहिए ये बात कि अगर एक सोर्स S1 होता है और एक सोर्स S2 होता है, तो इस सोर्स से हमें क्या मिलता है? वेव निकलता है। तो वेव का इक्वेशन क्या होता है? वेव का इक्वेशन होता है A1 sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। तो इससे जो वेव निकलेगा और किसी पॉइंट P पे जाकर टकराएगा, सपोज इससे एक वेव निकला, ऐसे कुछ गया, और एक सोर्स S2 है, इसका ये भी एक वेव देगा। तो वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वेव का इक्वेशन होता है A2, सोर्स S2 है तो उसके लिए A2 sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। अब इससे भी एक हमारा इस पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो पॉइंट P पे दो सोर्स मिले, इससे भी एक वेव निकलेगा, ऐसे ऐसे ये जाके वहां टकराएगा, P पॉइंट पे दोनों टकराएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस सोर्स, इस वेव की वजह से क्या मिलेगा? आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना, ठीक है, अगर याद हो तब तो अच्छी बात है, समझ में आएगा। नहीं याद है ना, तो आप ये लाइन जरूर याद कर लीजिए मेरा, कि जो हमारा वेव होता है ना, वेव का जो इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में x के डिफरेंट वैल्यू पे, x1 x2 x3 के वैल्यू पे हमें SHM मिलता है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, वो जो आप रोप का एग्जांपल ले लीजिए, जब रोप को ऐसे आप करते हैं तो आप देखते हैं एक वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है। लेकिन वेव आता कहां से? तो वेव आता है, और रस्सी का हर एक जो पार्टिकल्स हैं वो अपने जगह पे जब SHM करते हैं, ठीक है, हर एक पार्टिकल, मतलब कह सकते हैं वेव जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM होता है, ठीक है। तो हम अगर उल्टा बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो वेव में, अगर वेव जो ट्रेवल कर रही है उसके अलग अलग x1 x2 x3 का अगर बात करूं, तो हर जगह पे क्या SHM हो रहा है, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके मोशन की वजह से तो आपको लग रहा है कि वेव ट्रेवल कर रहा है, आगे आगे एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, ये हमारा वेव का इक्वेशन है। इस वेव के वजह से इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसको SHM मिलेगा, और उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? उसका इक्वेशन बन जाएगा y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t माइनस kx1, ठीक है।
यहाँ पे x1 हो गया, मतलब ये दूरी मैं मान रहा हूँ कितना है, ये दूरी मान रहा हूँ x1 है, ठीक है। अब ये दूरी मान लेते हैं कितना x2 है, तो इस वेव से भी तो एक SHM मिलेगा, इस पार्टिकल को कुछ ना कुछ SHM मिलेगा। वो कितना होगा, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx2। एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, ठीक है। इधर से एक वेव आ रही है, तो इस पॉइंट पे हमारे कान के पास कुछ पार्टिकल होगा, उसको डिस्टर्ब करेगी तो SHM करेगा, समझ रहे हैं ना। वेव जब आता है तो हर एक पॉइंट पे क्या देता है, हर एक पॉइंट पे हर एक पार्टिकल को SHM प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये वेव का इक्वेशन है, ये SHM का इक्वेशन है। वेव के इक्वेशन में x के वैल्यू को अगर आप फिक्स कर दे रहे हैं तो SHM का इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे, याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए इस बात को, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि ए सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, इससे वेव आ रही है यहाँ पे हमारे कान के पास, ठीक है। और यहाँ से जो S2 से वेव आ रही है हमारे कान के पास, इसी कान के पास, तो हम इससे अगर मान लीजिए ए एब्सेंट है, S2 एब्सेंट है, सिर्फ S1 है हमारे पास, तो S1 से जो वेव निकल के आएगी कान के पास, उस पॉइंट पे, पार्टिकल उस पॉइंट पे वो SHM देगी, मतलब वो पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो उसमें क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जो रोप का एग्जांपल अगर लूं मैं, रोप में वेव ऐसे ट्रेवल करती है और हर एक पॉइंट पे पार्टिकल ऑसिलेट करते रहते हैं, SHM करते रहते हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकल का क्या होता है, पार्टिकल जब SHM करती है तो क्या होता है, वो पार्टिकल अपने जगह पे डिस्प्लेस होते रहती है, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे डिस्प्लेस होती है, मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मिनिमम, मिनिमम से फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करती रहती है। तो हम कह सकते हैं अगर सिर्फ सोर्स S1 होगा, वहां से जो वेव आएगी, ठीक है, हमारे कानों के पास, तो वो हमारे कान के जो पार्टिकल वहां पे होगा उसको क्या प्रोवाइड करेगी, वो SHM प्रोवाइड करेगी, समझ रहे हैं। तो उसके वजह से एक डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए मैंने लिखा y1 एक डिस्प्लेसमेंट है इस वेव की वजह से, समझ में आ रहा है। अगर SHM हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जिसको मैं y1 बोल रहा हूं। फिर अगर सिर्फ A नहीं है, सिर्फ ये होगा, ठीक है, उस समय ये वेव चलते चलते आएगी तो उस पार्टिकल को फिर से एक SHM प्रोवाइड करेगी। जब SHM प्रोवाइड करेगी तो वो भी पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह पे, तो वहां पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट y2 बोल दे रहा हूं, ठीक है, जो कि a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx2 दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, जब दो वेव मिलती हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। और तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है कि अगर दो वेव, अगर मैं इसका क्या करता हूं, एक डेफिनेशन पर लिख दूं, देन इस पे आएंगे। डेफिनेशन लिखना जरूरी आपको, पहले डेफिनेशन लिखते हैं तब इस पे मैं आऊंगा वापस फिर से। तो इसका डेफिनेशन बनता है, इट स्टेट्स दैट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टेट्स दैट whenever a number of waves, इसमें नंबर ऑफ वेव का बात कर रहे हैं हम फिलहाल दो लेके समझा रहे हैं, आपको दो पे ही फोकस करना है, बट समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव के लिए भी काम करता है सेम चीज। when a number of waves traveling through a मीडियम, किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहे हैं, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, देन द resultant displacement at any point and at any time is equal to the vector sum
of the individual waves at that point। चलिए एक बात और लिख लेते हैं साथ साथ में, लेट y1 y2 वेक्टर y3 वेक्टर डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारे पास y1 डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू different waves acting separately, then according to the principle of superposition, y नेट जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ y1 प्लस y2 वेक्टर प्लस डॉट 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 y1 वेक्टर के। अब चलिए समझते हैं इसको। ये सोर्स S1 था, ठीक है, सोर्स समझ रहे हैं ना, जहां से लाइट निकल रही है, लाइट वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है। इससे इसका इक्वेशन था a1 sin ओमेगा t माइनस kx, इसका था a2 sin ओमेगा t माइनस kx। इससे जो वेव निकली यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, कितना x1 डिस्टेंस पे जाकर के a1 sin ओमेगा t माइनस kx1। ये जो वेव पहुंची x2 डिस्टेंस पे जाकर डिस्टर्बेंस कितना क्रिएट की, y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t माइनस kx2। ऐसे करके और भी तो सोर्स हम लोग पॉइंट P पे पहुंच सकता है, लेकिन फिलहाल दो पे फोकस कीजिए। तो ये क्या करेगा, ये जो सोर्स था वो y1 डिस्प्लेसमेंट किया, ये जो सोर्स था इंडिपेंडेंटली y2 डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, दोनों मिल करके कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टरली ऐड कर लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि आपके सिलेबस में ये डायरेक्ट जुड़ेंगे, वरना वेक्टरली जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक इधर से आ रहा है 3, इधर से आ रहा है 4, तो वेक्टर एडिशन होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। बट आपके सिलेबस में 3 प्लस 4 7 हो जाएंगे, सिंपली वेक्टर एडिशन नहीं होता। बट डेफिनेशन लिखने समय हम लोग यूज किए हैं वेक्टर सम, बट फिलहाल आपके लिए सिलेबस में वेक्टर सम नहीं है, आगे जब हायर स्टडी करेंगे उसमें वेक्टर सम होता है, ठीक है। तो आपके लिए एक फायदा का चीज हो गया, ठीक है, फायदे का सौदा हो गया। तो यहां से फिर हम बात करते हैं कि सुपरपोजिशन क्या होता है। तो इसको बोलते हैं, इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर नंबर ऑफ वेव्स, जब हम लोग का नंबर ऑफ वेव S1 S2 S3 ऐसे बहुत सारे वेव होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे किसी मीडियम में और सुपर इंपोज होंगे किसी पॉइंट P पे, मैंने सुपर इंपोज होंगे ईच अदर, नहीं सभी एक जगह सुपर इंपोज होंगे। सुपर इंपोज होना मतलब एक जगह मिलने को बोलते हैं सुपर इंपोजिशन, ठीक है। सुपर इंपोज बोलते हैं, सुपर पोजिशन टर्म से ही सुपर इंपोज आया है। सुपर पोजिशन या सुपर इंपोज सेम ही टर्म है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो सुपर इंपोज होते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी पॉइंट पे एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, मान लीजिए यहां से यहां आने में कुछ टाइम लगा होगा ना, ठीक है, तो किसी भी टाइम पे विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। तो वो किसके बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। मान लीजिए y1 y2 y3, ये y1 डिस्प्लेसमेंट इस सोर्स S1 की वजह से है, y2 डिस्प्लेसमेंट S2 सोर्स की वजह से है, y3 डिस्प्लेसमेंट S3 कोई सोर्स होगा उसकी वजह से होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ सोर्स है तो yn होगा उसके लिए। तो सभी का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट yn वेक्टर। लेकिन जब डेफिनेशन आप लिख रहे होंगे तो इस चीज को लिखेंगे वेक्टरली। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने सिलेबस में जब जाएंगे और बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, तो आप सिंपली y इज इक्वल टू लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 तक। आपके सिलेबस में वेक्टर एडिशन नहीं है, आपके लिए 3 प्लस 4 सीधा 7 हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, उसमें डायरेक्ट वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो फिलहाल बस 2 पे आइए, 2 पे बात करेंगे।
तो मान लीजिए x1 था, x2 था, इससे डिस्प्लेसमेंट y1 हो गया, इससे डिस्प्लेसमेंट y2 हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दोनों के मिलने से इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 के। समझ रहे हैं? और ये किसके बराबर होगा, y1 की जगह क्या लिख सकते हैं, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। अब ये जो कहानी है ये हमने बता रखी है आपको इसी चैप्टर में, मैंने बोला भी था कि रिपीट नहीं करूंगा। इसको कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर दो हमारा एसएचएम इक्वेशन को कैसे ऐड किया जाता है ये मैंने आपको सिखा रखा है पहले से ही, ठीक है। तो इसको अब इस पे मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको, ठीक है, उस पे क्वेश्चन भी दूंगा, आप उसको करेंगे भी। फिलहाल लेकिन इतना समझिए कि यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हो गया ना, ये जो कहानी है इतना जो लिखा गया सब क्लियर हो गया। ये जो कहानी, इसका जो कहानी मैं समझा रहा था ये डायग्राम के ऊपर, ये भी क्लियर हो गया ना कि S1 सोर्स S2 सोर्स, यहाँ से वेव निकला, यहाँ से वेव निकला, हर एक वेव किसी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे कहता है एसएचएम देता है। अगर फिक्स कर दिया मैं x1 डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंस है, तो इस x1 डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा। ये S2 जो वेव है ये यहाँ पे पहुंच करके x2 डिस्टेंस पे भी एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, मतलब एसएचएम कराएगा। एसएचएम के वजह से ही डिस्प्लेस होना है पार्टिकल, ठीक है। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या होता है, अगर सुपर इम्पोज हुआ है, ठीक है, तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बात किया जाता है कि जो दो या फिर उससे ज्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स अगर किसी पॉइंट में मिलती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं एक दूसरे पे, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती हैं वो किसके बराबर होता है, उन सभी के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर, ठीक है। तो जो वेक्टरली ऐड होता है, बट आपके सिलेबस में सिंपली आप ऐड करना है y1 प्लस y2। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए कुछ डायग्राम है जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर कुछ इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि कुछ एक वेव मान लेते हैं कुछ इस तरीके से जा रही है, चलिए यहां से ऐसे, और एक वेव किसी सोर्स से निकली है, S1 सोर्स का कहानी है, S2 सोर्स का कहानी है। सपोज यहां से निकल रही है और यहां से निकल करके ऐसे हो रही है, S2 सोर्स का कहानी है। अब मान लेते हैं दोनों सुपर इम्पोज हो रही हैं, S1 और S2 दोनों सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का वो कैसा बनेगा वेव, वो कैसा एक वेव होगा देख लेते हैं। वो कैसा क्रिएट करेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ करके, ये कुछ इतना डिस्टेंस पे है, ये y1 है, ये y1 है, y2 है, तो ये हो जाएगा y, मतलब ये कुछ बड़ा, क्योंकि सेम फेज में है, ठीक है, सेम फेज में है। ये भी ऊपर से स्टार्ट हुआ है, ये भी ऊपर से स्टार्ट हुआ है, ये लेकिन ज्यादा से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा कम से था, लेकिन सेम फेज में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से दोनों ऐड होकर के कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यहां और नीचे जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए दो वेव मिले तो हो सकता है उनके जो ये मिलेंगे तो y1 प्लस y2 जो रिजल्टेंट देगा वो उसको इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा ना क्या करेगा, इस पे डिपेंड करता है कि वो दोनों किस फेज में है। अगर सेम फेज में होंगे, ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब कि उसमें देखिए ये दोनों सेम फेज में थे तो ये एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, ठीक है। और एक मैं बताता हूं, इसको मैं मिटा दूं, नहीं तो इधर ड्रॉ कर देते हैं, इस साइड ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए, चलिए सेम चीज है, सेम चीज है, बस नीचे से स्टार्ट हुआ है, एक ऐसा है, एक ऐसा है थोड़ा बड़ा, दोनों का रिजल्टेंट ये दोनों प्लस हुए, ये S1 सोर्स था, S2 सोर्स था, तो ये क्या हो जाएंगे, ये नीचे, ये क्या हो जाएगा, यहां से कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए, S1 S2 मिले, ये y1 डिस्प्लेसमेंट था, ये y2 डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, ये नीचे में था, ठीक है। तो दोनों मिलने के बाद ये रिजल्टेंट हुआ, ये इसका रिजल्टेंट हुआ, ये दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ। अब एक कहानी कुछ ऐसा हो जाए, सपोज कुछ ऐसा हो जाए कहानी कि एक वेव हमारा सपोज ऊपर से आ रहा है, ये y डिस्टेंस ऐसे आ रहा है, और एक आ रहा है नीचे से, ये एग्जैक्टली y नीचे से स्टार्ट हो रहा है और कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अब इन दोनों का प्लस करेंगे, S1 सोर्स था, S2 सोर्स था, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग भी आएंगे उस पर बात करेंगे
कि क्या होता है कि जब सोर्स फेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ऐड होंगे ना कैंसिल करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जिसमें हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, उस पर आएंगे। बट फिलहाल बस इतना समझिए, ये डायग्राम क्लियर है ना कि अगर सेम फेज में है तो एड अप हो जा रहे थे, और ये फेज देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है नीचे स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों कैंसिल करके रिजल्टेंट कुछ भी नहीं दे रहा है। वो मैंने कि वेव मिला और जीरो कुछ, वो एकदम खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला, अंधार। मैंने ऐसा हो सकता है दो लाइट मिल करके भी जीरो हो जाए, मैंने अंधेरा हो जाए, समझ में आ रहा है। मैंने एक लाइट यहाँ से आया और एक लाइट यहाँ से आया, दो लाइट मिलेगा तो आपको आपके मन में क्या आएगा कि यार दो लाइट मिलेगा तो और लाइट होगा ना, लेकिन ऐसा भी होगा आएगा थोड़ी देर बाद कि दो लाइट मिलने के बाद अंधेरा और दो लाइट मिलने के बाद हो सकता है बहुत ब्राइट, ऐसा मतलब दोनों चीज पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि लाइट प्लस लाइट हमेशा लाइट देगा, लाइट प्लस लाइट हो सकता है अंधेरा भी प्रोवाइड करे आपको, ठीक है। तो उस पर आएंगे हम लोग, फिलहाल चलते हैं इस, ये जो हमने बताया आपको, ये सब जो ड्रॉ किया डायग्राम, क्या इतना आपको क्लियर है? ये कैसे ऐड होता है, ये क्यों ऐड होता है, समझ में आया? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा इसको ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा पार्टिकल को SHM प्रोवाइड कर रहा है उससे वो डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल, और नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, सिंपली एडिशन, अलजेब्रिकली एडिशन कर लेते हैं। और अब ये कहानी अगर मैं बोलूं तो ये कहानी मैंने बताया था आपको कि कैसे ऐड किया जाता है, इस तरीके के इक्वेशन को कैसे ऐड किया जाता है, ये मैंने आपको समझा रखा है, आप उस वीडियो को देख के समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं डायरेक्ट वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर आगे बढ़े, बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अब, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पहले ये दो टर्म को सीखेंगे और समझेंगे क्या है। एक सुनने को मिलेगा मोनोक्रोमेटिक सोर्स और एक सुनने को मिलेगा कोहेरेंट सोर्स। ये जो सोर्स होता है, सोर्स समझ रहे हैं क्या है, जहां से लाइट निकलती है, ठीक है, उसको सोर्स बोल रहे हैं हम लोग, समझ में आया? तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स किसको बोलते हैं? जब हम लोग का सोर्स जहां से लाइट निकल रही है, ठीक है, लाइट क्या है, एनर्जी का फ्लो, मतलब एक वेव जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जो हम लोग का मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा, ठीक है, वो एमिट करता है कैसा वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए सोर्स S1 था, ये सोर्स S2 था, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, ठीक है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो दोनों सेम होगा। इसका जो वेवलेंथ बनेगा, वेवलेंथ समझ रहे हैं ना, किसको बोलते हैं? जब वन टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, जितना हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको वेवलेंथ बोलते हैं। उस वेव का ये वेवलेंथ है, ठीक है। हो सकता है अलग सोर्स के लिए अलग वेवलेंथ हो, इसका वेवलेंथ इतना है, ये इसका वेवलेंथ, समझ में आ रहा है? अगर कुछ ऐसा रहेगा तो इसका वेवलेंथ कितना है, ये है इसका वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ वेरी करता है, ठीक है ना, हर एक सोर्स, हर एक वेव का वेवलेंथ वेरी करता है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं किसका, मोनोक्रोमेटिक लाइट का, तो उसमें जो जितनी भी सोर्स होंगे, फिलहाल मैं दो सोर्स का लेकर बता रहा हूं, बट और भी कितने भी सोर्स होंगे, उन सभी से जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकलेंगी ना, वो हमेशा सेम होंगी। तो उन सभी सोर्स को क्या बोलेंगे कि दीज सोर्सेस आर मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस, ठीक है, समझ में आया? अब आता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स उसको बोलेंगे जब अलग अलग सोर्स S1, S2, S3, फिलहाल S1, S2 बात कीजिए, अगर S1 है, इधर S2 है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये अलग सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जो लाइट निकलेगा, इससे जो वेव निकलेगा और इससे जो वेव निकलेगा, अगर दोनों वेव सेम फेज में हो, सेम फेज कहने का मतलब कि सपोज अगर दोनों का साइनोसॉइडल वेव है, तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की ओर, तो ठीक t=0 पे ये सोर्स S1 है, सोर्स S2 है, तो सोर्स S2 भी ऊपर की ओर ही जाएगा, मतलब ये दोनों अभी सेम फेज में है, ठीक है। ये नीचे आता और ये ऊपर से ऐसे जाता, तो ये डिफरेंट फेज है, क्योंकि 0 टाइम पे ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। S1 नीचे से स्टार्ट हुआ, S2 ऊपर से स्टार्ट हुआ, तो ये डिफरेंट फेज है। सेम फेज कहने का मतलब समझ आया, जो भी मतलब होगा, दोनों एक किसी भी टाइम पे
हमेशा उनका जो फेज में एंगल होगा वो सेम होगा और फेज डिफरेंस उन लोगों के अंदर कुछ भी नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। ठीक है, और 0 भी होगा और होगा भी तो हमेशा कांस्टेंट फेज होगा। ठीक है, कांस्टेंट इन द सेंस मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, ये स्टार्ट हो रहा है कुछ 0 से ऐसे, ठीक है, और उस समय ये स्टार्ट हो रहा है सपोज कुछ आगे से, कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t = 0 पे यहाँ पे है और ये t = 0 पे यहाँ पे है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों में हमेशा जो डिफरेंस रहेगा फेज का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? आइदर 0 फेज डिफरेंस होगा, नहीं तो क्या होगा, कांस्टेंट फेज होगा। फेज मतलब समझ में आया ना? बस इस तरीके से जो मैंने बताया उससे अब समझने की कोशिश कीजिए, उसी को हम लोग फेज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इस इक्वेशन में आपको यहाँ पे दिखेगा, इसको फेज बोलते हैं, फेज एंगल। ठीक है, इसमें एक और टर्म कभी कभी जुड़ जाता है, अभी मैंने नहीं जुड़ा है, एक फाई टर्म जुड़ता है, इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। फिलहाल इसमें फाई वाला टर्म अब्सेंट है। ठीक है, चलिए छोड़िए, आते हैं फिर से बात करते हैं किसका, कोहेरेंट सोर्सेस। तो जब डिफरेंट सोर्स का वेव जो निकलेगा उस सोर्स से, इस सोर्स से जो वेव निकलेगा, इस सोर्स से जो वेव निकलेगा, दोनों सेम फेज में होना या फिर कांस्टेंट फेज में हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? चलिए बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जब सुपर इम्पोज होता है लाइट ना, तो सुपर इम्पोज डिसाइड करता है ना, उसका जो y1 y2 जो जुड़ता है वो डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस कैसा होगा। ठीक है, समझ में आया? दो लाइट जुड़ा तो इंटरफेरेंस, ठीक है, उसके अंदर आया सुपरपोजिशन कि वो जो कैसे जुड़ेंगे वो डिसाइड करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, और इंटरफेरेंस में आगे चल के पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं, वो जो इंटरफेरेंस हुआ जब दो वेव मिला किसी पॉइंट पे, इस फेनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। लेकिन जब दो वेव मिला तो कैसा इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होते हैं, उसको आगे लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आते हैं, बात करते हैं इंटरफेरेंस। अब मान लीजिए S1 सोर्स है, S2 सोर्स है, अभी जो कहानी जस्ट पीछे बता रहा था ना वही सब है। X1 डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, यहाँ से S2 सोर्स से X2 डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, ये दोनों यहाँ पे मिले तो यहाँ पे क्या देंगे, SHM प्रोवाइड करेंगे इस P पॉइंट पे। इस P पॉइंट पे जो पार्टिकल है, ठीक है, समझ में आया, उस पे वो SHM प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, SHM प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं फिगर, अच्छा ये जो S1 S2 हम लोग जो सोर्स लेते हैं, हमारे लिए जो सोर्स होगा वो हमेशा मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स होगा। ठीक है, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होगा और कोहेरेंट सोर्सेस मतलब फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस टाइप का वेव हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो फिगर शोज टू मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, फिगर शोज टू मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट सुपर इम्पोजिंग एट पॉइंट P, ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज वेव इज गिवन बाय y = y1 + y2। ये सब मैंने बता दिया आपको, बस ये लिखा गया, इस लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y1 + y2। y1 क्या है, a1 sin ωt - kx1, y2 क्या है, ये है, इसमें इसको फेज एंगल φ1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये फेज एंगल, ठीक है, साइन के अंदर होगा तो एंगल ही तो होगा ना, ये भी कहलाता है फेज एंगल φ2, ये φ1 है φ2। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, a1 sin ωt - kx1 + a2 sin ωt - kx2। अब ये दोनों जो जुड़ते हैं इसका तरीका मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो लिखाता है उसका कैसे लिखाता है, y = a sin मिनिमम फेज एंगल, इन दोनों में जो मिनिमम फेज एंगल होगा वहां पे लिखा जाता है प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये जो a का वैल्यू होता है आपको बताए थे, ये वेक्टरली एडिशन, a1 a2 जब ऐड होंगे वेक्टरली होते नहीं है, वेक्टर मान करके वेक्टर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो √a1² + a2² + 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, इस डेल्टा फाई को क्या बोलते हैं, वेयर डेल्टा फाई क्या कहलाता है, वेयर डेल्टा फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, इसका नाम होता है फेज डिफरेंस, जो कि किसके इक्वल होगा, φ1 - φ2 के। इसका डिफरेंस फेज एंगल था, उसका डिफरेंस φ1 - φ2 फेज डिफरेंस देता है। ठीक है, डेल्टा जानते हैं ना, चेंज को बोलते हैं, डिफरेंस को बोलते हैं
तो डेल्टा फाई इक्वल टू फाई माइनस फाई टू होता है। तो यही कॉस डेल्टा फाई, इसका एंगल कहाँ से निकालेंगे आप, इसके इससे माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वहां पे पुट करेंगे आप। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। अच्छा, और कुछ टर्म यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो भी बोल लीजिए। और एक किसके बराबर होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी और 1 बाई टी होता है फ्रीक्वेंसी, तो हो जाएगा 2 पाई न्यू या फिर जो बोल लीजिए 2 पाई एफ, कभी कभी न्यू भी दिखेगा, कभी एफ दिखेगा। तो ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब क्या दिख रहा है, के को क्या बोलते हैं, वेव नंबर बताए थे आपको, इसको लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्बडा। ठीक है, x1 x2 क्या है, x1 इसका पाथ लेंथ है, मैंने इसका यहाँ से यहाँ का लेंथ है, x2 यहाँ से यहाँ का लेंथ है। ठीक है, समझ गए ना। और कुछ a1 a2 इसका, a1 इसका एम्पलीट्यूड है, a2 इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, कहानी क्लियर है। चलिए कैसे ऐड करते हैं आप फिर से उस वीडियो को देखेंगे। हम अब एक दो क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं और उसको सॉल्व करके लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको देखेंगे उसको। ठीक है, चलिए फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी साथ साथ में लिख दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी साथ में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करके आएंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन 1 क्या है, आपको दिया है वाई नेट निकालना है। आपको इक्वेशन दिया है 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। इसका नेट रिजल्टेंट आप निकालेंगे। जो इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू वाई नेट इक्वल टू क्या लिखाता है, ए साइन मिनिमम फेज एंगल, मिनिमम फेज एंगल प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू भी लिखे होंगे आप, देख लीजिएगा वहां से। और वाई नेट अगर एक और इक्वेशन दिया है 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन आप करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चलिए इधर, अभी मैं कुछ बात कर रहा था डेल्टा फाई के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, और एक किसके बराबर होता है डेल्टा फाई, डेल्टा फाई होता है फाई 1 माइनस फाई 2 के बराबर। और आपको याद हो फाई 1 किसको लेते थे हम लोग, जस्ट इसके पहले लिखे थे इक्वेशन। फाई 1 किसके बराबर था हमारे पास, आपको याद नहीं तो थोड़ा बैक करके देख लीजिए। ये था ओमेगा टी माइनस के x1 और फाई 2 किसके बराबर था, माइनस साइन दे करके ओमेगा टी, आपको याद नहीं तो देखिए पीछे जा करके माइनस के x2 इसके बराबर था। तो डेल्टा फाई यहां से क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, ओमेगा टी माइनस के x1, ये रिजल्ट याद रखना है, जरूरी रिजल्ट निकल रहा है, माइनस ओमेगा प्लस के x2, ये दोनों कट गए, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया। तो यहां से डेल्टा फाई कितना मिलेगा, के x2 माइनस के x1, समझ में आया। यहां से डेल्टा फाई फिर से क्या हो जाएगा, के जाएगा कॉमन, हो जाएगा x2 माइनस x1। अब ये x2 माइनस x1 क्या कहलाता है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 होता है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये जो S1 सोर्स था और ये जो S2 सोर्स था, ये जो X1 था, ये जो X2 था, इन दोनों में जब ये वेव ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो इन दोनों में कुछ पाथ का डिफरेंस आएगा ना, वहीं x2 माइनस x1 आपको पाथ डिफरेंस देगा। और कभी वेव जब चलता है, वेव जब चलता है तो उसका पाथ लेंथ कैसे निकालते हैं, तो इसके लैम्बडा से निकालेंगे, समझ में आया। तो ये जो चलेगा तो कुछ x1 किस में दिया होगा, समथिंग लैम्बडा, x2 भी किस में होगा, समथिंग लैम्बडा में होगा, तो उससे माइनस कर देंगे, उसमें हम लोग को पाथ डिफरेंस मिल जाता है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, डेल्टा फाई इक्वल टू के टाइम्स पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 होता है। ये कहां से निकालेंगे, x2 माइनस x1 यहां से, x1 x2 यहां से निकालेंगे। और k का वैल्यू क्या होता है, एक और एक स्टेप आगे जा सकते हैं हम लेकर के, डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है। k का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, बार बार आपको बता चुके हैं हम, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अभी तक समझ में आया सबको, कहानी क्लियर है। चलिए
एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, S1 सोर्स है, इधर S2 सोर्स है, किसी P पॉइंट पे मिल रहे हैं इन लोग, किसी P पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसका पाथ का लेंथ दिया है कितना, सपोज 9 लैम्बडा, x2 दिया है कितना 7 लैम्बडा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो वेव लेंथ होता है लैम्बडा के टर्म में आएगा, ठीक है। वेव जो ट्रेवल करेगा उसका जो पाथ लेंथ होगा वो लैम्बडा के टर्म में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना, ये लैम्बडा के टर्म में होगा। ये 7 लैम्बडा दिया है, सपोज मैं ड्रॉ किया हूं तो 7 लैम्बडा नहीं हुआ है, 1 2 3 ही हो पाया, बट आप समझिए 7 लैम्बडा दिया है, 9 लैम्बडा दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। आपको पाथ डिफरेंस दे दिया है, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में फेज डिफरेंस बताइए कितना होगा। अभी जस्ट आप पढ़े हैं इक्वेशन, अभी जस्ट पढ़े हैं, हमको पता है, वी ऑलरेडी नो डेल्टा फाई इक्वल टू होता है k टाइम्स पाथ डिफरेंस के, दैट इज डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा लिखा जा सकता है। अब पाथ डिफरेंस कितना होता है x2 माइनस x1, तो यहां से डेल्टा फाई कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। x2 कितना दिया है 7 लैम्बडा, ठीक है 7 लैम्बडा, x1 कितना दिया है 9 लैम्बडा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा और ये कितना जाएगा 7 माइनस 2 लैम्बडा, ठीक है। तो ये लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, माइनस 4 पाई, ठीक है। माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, यही अगर ये यहाँ पे दिया होता 9 लैम्बडा और ये दिया था 7 लैम्बडा, तो आपका आंसर कितना हो जाता, जस्ट पलट जाता, ये हो जाता 9 लैम्बडा माइनस 7 लैम्बडा। आप समझ सकते हैं एंगल में माइनस प्लस का, आपको पता है मैथमेटिक्स, इतना तो पढ़ चुके होंगे आप अभी तक कि पकड़ पाएंगे। लैम्बडा में कट जाएगा, हो जाएगा 4 पाई। तो अगर पाथ का डिफरेंस कितने का रहेगा, पाथ अगर ये 7 लैम्बडा हो या 9 लैम्बडा हो, तो इस दोनों में अगर पूछे कोई फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना है, तो कितना है 4 पाई का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस, फेज समझ में आ रहा ना, एक एंगल होता है, पाथ अलग चीज हो गया, फेज अलग चीज हो गया, पाथ डिफरेंस अलग चीज हो गया, फेज डिफरेंस अलग चीज हो गया। फेज डिफरेंस आपको एंगल देगा, पाथ डिफरेंस आपको एक डिस्टेंस देगा, मतलब लैम्बडा मीटर में होगा कुछ, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इंटेंसिटी के वेरिएशन क्या होगा। सपोज सोर्स S1 है, उसका इंटेंसिटी कुछ अलग होगा, S2 है, उसका इंटेंसिटी कुछ अलग होगा। अगर उन लोग कहीं मिलेंगे किसी पॉइंट पे, तो उनके इंटेंसिटी में क्या वेरिएशन आएगा उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, अच्छा आपको इंटेंसिटी का बात आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि जो इंटेंसिटी होती है ना हमारी, वो हमारे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। मैंने मान लीजिए सोर्स S1 है, ठीक है, इसका इंटेंसिटी अगर I1 बोल लूं और इसका एम्पलीट्यूड A1 बोल लूं, तो इस इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन बनेगा, इसमें बनेगा I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का होल स्क्वायर। ऐसे होता है कहानी एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं उस बात को कि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो S1 सोर्स के लिए अगर लिखूं कहानी में, ठीक है, अगर हमारे पास सोर्स S1 है, सोर्स S1 के लिए लिखूं एंड सपोज इसका I1 इंटेंसिटी है और A1 उसका एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ से I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, I1 इक्वल टू, और एक साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल साइन तो कांस्टेंट आएगा, k A1 स्क्वायर। सिमिलरली सोर्स S2 है और इसका इंटेंसिटी I2 बोल देता हूं, इसका एम्पलीट्यूड A2 बोल देता हूं, तो I2 और A2 में क्या रिलेशन आएगा, I2 इज इक्वल टू A2 का होल स्क्वायर, फिर ये साइन हटेगा तो क्या आएगा k A2 स्क्वायर, I2 इक्वल टू k A2 स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। और जो रिजल्टेंट होगा, ये कहीं मिलेंगे जहां पे P पॉइंट पे, जो रिजल्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड अगर ये है और इंटेंसिटी I है, तो इनमें क्या रिलेशन आएगा, I विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा k A स्क्वायर। तो ये 3 कहानी समझ में आया, ये वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब मैं बोल रहा हूं हम लोग को तो पता है कि A1 एम्पलीट्यूड होगा, ये A2 एम्पलीट्यूड होगा और इसका एम्पलीट्यूड A हुआ, तो इनमें रिलेशन क्या बनता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ये हमको पता है। अब हम लोग को इंटेंसिटी में निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको एक काम कीजिए, इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस डेल्टा फाई,
डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस कहाँ से लेकर आएंगे, वो फेज को माइनस करके लाएंगे। अब a1 स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए तो यहाँ से a1 स्क्वायर इक्वल टू कितना पुट किया जा सकता है, i बाई के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर की जगह पे i बाई के। a1 स्क्वायर की जगह कितना पुट कर सकते हैं, i1 बाई के प्लस a2 स्क्वायर की जगह कितना पुट कर सकते हैं, i2 बाई के प्लस 2। a1 की जगह कितना पुट कर सकते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं यहाँ से a1 स्क्वायर इक्वल टू जाएगा i1 बाई के, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर i1 बाई के होगा ना जी, तो जाएगा रूट अंडर i1 बाई के। सिमिलरली a2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर i2 बाई के हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए खुद यहाँ से निकाल करके यहाँ देख लीजिए। और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कॉस डेल्टा फाइव। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, डेट इंप्लाई i बाई के इक्वल टू जाएगा i1 बाई के प्लस i2 बाई के प्लस दो चीज रूट में है तो दोनों को एक साथ ले सकते हैं ना, इतना मैथ तो आता होगा आपको। तो यहां से हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट 2 रूट अंडर i1 i2 और बाय के स्क्वायर, उसका रूट हो जाएगा तो नीचे सिर्फ के बचेगा ना, के स्क्वायर बन जाएगा, उसका रूट लग जाएगा तो के बन जाएगा और साथ में होगा कॉस डेल्टा फाइव। ये के ये सभी के कट जाएंगे तो यहां से इंटेंसिटी आई जो फाइनल इंटेंसिटी होगा हमारे पी पॉइंट पे जो वेव मिलेंगे उसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी होगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट अंडर i1 i2 कॉस डेल्टा फाइव। समझ गए, ठीक है। ये है इंटेंसिटी का हमारा कहानी। जब दो वेव मिलती हैं, इसका इंटेंसिटी i1 इसका इंटेंसिटी i2 हो तो रिजल्टेंट का इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो ये है तरीका इंटेंसिटी निकालने का। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे ना, अगर हम लोग मान लें कि इसका कुछ ऐसा है, इसका एम्पलीट्यूड सेम, अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, तो कुछ एक सेम इंटेंसिटी होंगे। उस केस में अगर आपसे पूछूं तो कैसा होगा, कहानी बताइए। तो ये आपके लिए मैंने होमवर्क टाइप रह गया, इसको आप ट्राई करेंगे। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा है, इसका इंटेंसिटी भी मैं मान रहा हूँ, एम्पलीट्यूड इसका भी ये है, इसका भी ये है, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट का बताना है, इसको भूल जाइए अभी, इसका ए है इसका ए है, रिजल्टेंट का इंटेंसिटी बताना है कि कितना आएगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका इंटेंसिटी भी तो सेम होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड सेम है तो आई ही होगा, ठीक है। तो i1 मान लेते हैं, i2 मान लेते हैं, तो क्या i1 इक्वल टू i2 लिखा जाएगा और वो कुछ नया कांस्टेंट i0 ले जाइए और तब इसको करिए और करके दिखाइएगा। नेक्स्ट हम इस पे हम खुद फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।